हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी। और मैं हूं आपकी दोस्त संगीता सरकार। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है फ्रॉम द चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो वो कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं वो बुक से ही ली गई है और कुछ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। सो ये सभी आपको हेल्प करने वाला है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. So the first point is, what are the 5 essential nutrients that is required by our body? जो 5 essential nutrients हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब इनमें से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम कहते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, या जिन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है। जो प्रोटीन है, इट इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, या जो फूड आइटम्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं उन फूड आइटम्स को हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जो विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को बहुत ही कम अमाउंट में ज़रूरत होती है। ठीक है। सो जो फूड आइटम्स में विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं उन फूड आइटम्स को हम प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। और जो विटामिन एंड मिनरल्स है, इसका काम है टू बूस्ट आवर इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ये तगड़ा रखते हैं। ठीक है, एक्टिव रखते हैं, ताकि अगर कोई फॉरेन चीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर भी कर रही है तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो लाइक अ वॉरियर उसके साथ फाइट कर सके। और जो चीज मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स है ये हमको ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है, तो हम इनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके। और क्योंकि जो विटामिन एंड मिनरल्स हमको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होती है, सो वी कॉल देम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो nutrients. Macro means large, और जो वर्ड माइक्रो है इट मीन्स स्मॉल। सो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि किन न्यूट्रिएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और किन न्यूट्रिएंट्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब आ जाते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी है, जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, व्हाट इज सिम्बायोसिस, एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, पर मैंने बाद में पॉइंट में ऐड किया है। सो जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ना, यहाँ पे जो वर्ड ऑटो है इसका मतलब है सेल्फ। द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके। और जो ट्रोफोस है उसका मतलब है नरिशमेंट। मतलब जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि एग्जिबिटेड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी, ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी ये क्या कर सकते हैं, ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इनको कहते हैं ऑटोट्रोप्स। ओके, ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। सो आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स है ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो ये जो यहाँ पे हेटेरो वर्ड है ना, इसका मतलब है अदर्स। अदर्स मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स है जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स जो न्यूट्रिशन है वो दूसरों से लेते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, जैसे कि एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है। ओके। सो इस तरीके से आपको याद रखना है। हेटेरो का मतलब अदर्स, ट्रोफोस का मतलब यहाँ पे फिर से नरिशमेंट हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो जो ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं वो है मशरूम्स, यानी कि फंजाई, ब्रेड मोल्स। ठीक है। और इनका खाना क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब मरे हुए और सड़े हुए जो चीजें हैं वही इनका खाना होता है, उनको यहीं से न्यूट्रिशन मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मतलब इंसेक्ट्स को ट्रैप करने वाले या इंसेक्ट्स को खाने वाले। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स क्या है, पिचर प्लांट है,
वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू प्लांट है. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट. अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होती है ना, ये फोटोसिंथेटिक होती है, मतलब ये अपना खाना खुद भी प्रिपेयर कर सकती है. फिर इनको इंसेक्ट्स के ऊपर क्यों डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्बायोसिस. सिम्बायोसिस एक ऐसा इंटरैक्शन है दो ऑर्गेनिज्म में जहां पे दोनों ही पॉजिटिवली बेनिफिटेड होते हैं. मतलब जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों को ही बेनिफिट होता है एक दूसरे के इंटरैक्शन के कारण. जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, जो लाइकेंस होती है, यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन किन दो ऑर्गेनिज्म के बीच हो रही है, फंजाई और एल्गी के बीच में हो रही है. सो यहाँ पे किसका क्या काम है, जो एल्गी है क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकती है. सो एल्गी फूड प्रोवाइड करती है फंजाई को, जो कि नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है, उसके पास क्लोरोफिल नहीं है फंजाई के पास, सो वो खाना नहीं प्रिपेयर कर पाएगी. इन रिटर्न जो फंजाई है वो एल्गी को शेल्टर देता है, वाटर एंड मिनरल्स देता है, ताकि एल्गी फूड प्रिपेयर कर सके. सो देखिए यहाँ पे फंजाई एंड एल्गी दोनों ही बेनिफिटेड है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं. सो सच टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक इंटरैक्शन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसको हम सिम्बायोसिस भी कहते हैं. अब हम जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो क्यों इंसेक्ट्स खाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, मतलब ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग द रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर plus water and minerals from the soil, and they can prepare glucose C6H12O6, and in return they give out ऑक्सीजन गैस. ओके, अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा. ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन. सो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स है, मतलब वो अपना जो फूड है ग्लूकोज वो प्रिपेयर कर सकते हैं. फिर वो क्यों इंसेक्ट पे डिपेंडेंट है, सो देखिए क्या लिखा हुआ है, दे फीड ऑन इंसेक्ट्स बिकॉज दे ग्रो इन सॉइल विच लैक्स नाइट्रोजन इन इट. सो उनको इंसेक्ट्स खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो एक ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहां पे जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है ना उसकी कमी होती है. Thus, the demand for nitrogen is fulfilled by trapping and feeding on insect. So ये जो उनकी जो requirement है नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट के लिए, वो कैसे फुलफिल करेंगे, तो इन इंसेक्ट्स को जब वो ट्रैप करते हैं, फिर जब उनको खाते हैं, तो उनके बॉडी से जो नाइट्रोजन उनको मिलता है उस हिसाब से जो डिमांड फॉर नाइट्रोजन है उनकी फुलफिल्ड होती है. तो ये आप ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है क्या वो फोटोसिंथेटिक है या नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. और अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो क्यों वो इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, नाउ लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. सो ये तो बहुत ही कॉमन एक स्टेटमेंट है कि लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट कहते हैं या फिर किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है प्लांट का जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है यूजिंग द रॉ मटेरियल्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4. ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स occur through tiny pores called stomata. So transpiration क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स. ठीक है, ये है ट्रांसपिरेशन. अब ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है. सो ये कहाँ पे पाए जाते हैं स्टोमाटा, ये जो टाइनी पोर्स है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ इन लार्ज अमाउंट. सो किसी भी लीफ का अपर सरफेस होगा और लोअर सरफेस होगा, तो जो स्टोमाटा का जो कंसंट्रेशन है या जो स्टोमाटा है वो अधिक मात्रा में लीफ के लोअर सरफेस पे पाई जाती है, और यही स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन में मदद करता है. और ट्रांसपिरेशन के वजह से जो प्लांट है वो कूल भी रहता है, कूलिंग इफेक्ट है, ट्रांसपिरेशन का एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5. क्लोरोफिल पिगमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स. सो जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं वो हरे रंग के होते हैं. क्यों हरे रंग के होते हैं, बिकॉज ये क्लोरोफिल पिगमेंट उनमें पाया जाता है. क्लोरोफिल का क्या काम है,
क्लोरोफिल का फंक्शन है टू ट्रैप सोलर एनर्जी। सो सनलाइट से जो सोलर एनर्जी हमको मिलती है, क्लोरोफिल क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेता है, फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो वर्ड्स से बना हुआ है, जहाँ पे फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, मतलब चीजें आकर मिल रही है, आकर कंबाइन होके कुछ नया फॉर्म कर रही है। ठीक है, सो हमेशा याद रखना, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है कंबाइन। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। ये बहुत लोग भूल जाते हैं। सो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स कौन है? रिएक्टेंट्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ रहा है? एयर से या एटमॉस्फेयर से। वाटर कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द सॉइल, राइट। अब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के होने से ग्लूकोज नहीं बनेगा या कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, जो कि प्लांट की फूड होती है। अब सनलाइट भी जरूरी है, जहां से सोलर एनर्जी मिलेगी, और क्लोरोफिल पिगमेंट का होना भी जरूरी है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट ही सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाएगी। सो रिएक्टेंट्स से हम परिचित हो गए हैं। अब प्रोडक्ट्स देखते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स में जो फूड है एक्चुअली वो है ये कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम ग्लूकोज भी लिखते हैं। ठीक है, सो फूड एक्चुअली ग्लूकोज होता है, पर जब फूड एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है तो इसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, स्टोर्ड एज स्टार्च। ओके, अब देखिए ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। साथ ही साथ जो हमको मिलती है वो है ऑक्सीजन। तो ये गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस गैस पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट, रेस्पिरेशन प्रोसेस में, राइट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दीज आर वेरी कॉमन पॉइंट्स, फिर भी मिस ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है, फोटो मीन्स लाइट। सो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको लाइट की जरूरत है, सनलाइट की जरूरत है। सो इसीलिए ये सिर्फ दिन के वक्त ही होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो हम लोग जब छोटे थे हम सोचते थे कि सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनता है। नहीं, अदर जो ग्रीन पार्ट्स है लाइक ग्रीन स्टेम्स और ब्रांचेस, यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ओके, अब देखिए डेजर्ट प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो डेजर्ट एरिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई होता है, वहां पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, तो हमेशा सूखा सूखा जैसा सिचुएशन रहता है। सो यहाँ पे डेजर्ट प्लांट की जो ग्रीन स्टेम्स होती है वो फोटोसिंथेसिस का काम करती है, क्योंकि उनकी जो लीव्स होती है ना वो स्पाइन में मॉडिफाइड हो चुकी है। अब स्पाइन में वो मॉडिफाइड क्यों हुई है? सो एज टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब देखिए डेजर्ट एरिया ऑलरेडी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, मतलब पानी की कमी के कारण अगर अब वही प्लांट ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू और ज्यादा जो वाटर है वो लूज करे, तो इससे तो जो डेजर्ट में प्लांट ग्रो कर रहे हैं वो मर जाएंगे। सो ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए, टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, जो लीव्स है वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हो चुकी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी प्लांट उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है कि नहीं, उसका हम कैसे पता करते हैं? सो उसके लिए हम स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं, और इसकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। सो जब स्टार्च अगर किसी लीफ में प्रेजेंट है एज फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्ड स्टार्च, तो क्या होगा, वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है उस रिएक्शन के बाद, सो इससे हम कंफर्म्ड है कि स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई है। सो यहाँ पे मैंने रिएक्शन दिया है, स्टार्च रिएक्ट्स विद आयोडीन सोल्यूशन, इफ इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, सो इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च।
अब मैंने कहा था ना कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक होता है जो मैं मिस कर गई थी. सो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ना प्लस और माइनस टाइप का इंटरैक्शन है. सो इसे समझते हैं. प्लस मतलब यहाँ पे जो दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, इसमें एक बेनिफिटेड होगा और एक लॉस में रहेगा. ठीक है. सो पैरासाइटिक प्लांट जिसको इस चैप्टर में हमने मतलब एज एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है कस्क्यूटा, जिसका हिंदी नाम है अमरबेल. ओके. सो कस्क्यूटा जो ट्री है या जो प्लांट है, नॉट अ ट्री, जो प्लांट है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट है. मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं है. क्लोरोफिल ना होने के कारण इट विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड. वो अपना खाना खुद से नहीं बना पाएगी. और इसका कलर है येलो. ये आपको ध्यान में रखना है. कस्क्यूटा प्लांट एक नॉन ग्रीन प्लांट है और इसका कलर है येलो. सो अब ये अगर खाना नहीं बना पा रहा है तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? सो इट ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट. अब होस्ट प्लांट कौन है? कोई दूसरा ग्रीन प्लांट है. सो कस्क्यूटा को जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो क्या करेगा? एक होस्ट प्लांट से लेगा जो कि एक ग्रीन प्लांट होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट दे आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. सो दे विल गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ग्रीन प्लांट. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स कैन नॉट यूटिलाइज और ट्रैप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो हमें तो पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में या एयर में 78% नाइट्रोजन होता है, राइट. पर ये गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन ना प्लांट्स इस्तेमाल नहीं कर सकती है. सो प्लांट्स को किसी की मदद की जरूरत होती है ताकि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको फिक्स कर दिया जाए ताकि प्लांट्स उसको यूटिलाइज कर सके. तो यहाँ पे कौन उनकी मदद करता है? इट इज राइजोबियम बैक्टीरिया एंड दे हेल्प सच प्लांट्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. सो नाइट्रोजन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हर एक प्लांट्स को जरूरत होता है फॉर देयर ग्रोथ. ओके. पर क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है ये ज्यादातर गैसियस फॉर्म में पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो प्लांट्स उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती. सो यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया इनकी मदद करता है. नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आर रिच इन 3 एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस. सो आपको याद रखना है कि हम मिट्टी में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स क्यों ऐड करते हैं. क्योंकि देखिए सॉइल में जब हम प्लांट्स ग्रो करते हैं ना तो वो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए. सो क्या हो रहा है? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खत्म होती जा रही है. ठीक है. सो अब इन न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश भी करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स की भरपाई भी करनी पड़ेगी. तब हम मिट्टी में फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स ऐड करते हैं. क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि ये सॉइल में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की प्रेजेंस को बढ़ा देते हैं ताकि हम उस सॉइल में जब नेक्स्ट बैच ऑफ प्लांट्स या क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो और हमको अच्छा यील्ड मिले. ठीक है. अब देखिए पॉइंट नंबर 11, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में मैंने इसी डिस्कशन में आपसे बात की थी कि इट इज अ प्लस प्लस टाइप ऑफ इंटरैक्शन जहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म ही बेनिफिटेड होते हैं जब वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. सो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था लाइकन का, जहाँ पे फंजाई और एल्गी के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हैं, दैट इज बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट. सो क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो नोड्यूल्स होती है, नोड्यूल्स गांठ जैसी होती है, यहाँ पे इन राइजोबियम बैक्टीरिया का रहने का जगह होता है. ओके. सो क्या होता है कि ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है ये बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए उनको भी खाना चाहिए होगा. और क्या देता है? शेल्टर भी देता है, उसको रहने की जगह भी देता है. और इन रिटर्न जो राइजोबियम है वो क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है जो कि गैसियस फॉर्म में है उसको वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो उसका इस्तेमाल कर सके. सो देखिए यहाँ पे दोनों ही बेनिफिटेड हो रहे हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर भी मिल रहा है और उधर जो प्लांट है जो नाइट्रोजन, जो गैसियस नाइट्रोजन है उसका इस्तेमाल कर ही नहीं पा रही थी. सो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है. यूजेबल फॉर्म जैसे कि नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स.
सो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स ये प्लांट्स सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप देखिए, इस चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर लिए। आप यहाँ से जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर सकते हैं। सो मैं ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा लौटूंगी। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो, सो प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel, and I will be back with this kind of sessions. So till then, take care and keep learning using Biology Hai Easy. Bye bye everyone, take care.